यार। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जरा। रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यानी कि कोई प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक्स में हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं, तो कोई प्रोसेस होता है कि वो रिवर्सिबल होता है, कोई प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जिसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, ये हमें एक सवाल में, एक गिवन क्वेश्चन में डिसाइड करना आना चाहिए। ठीक है। और ये थोड़ा सा डेलिकेट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको ध्यान से नहीं समझा जाए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को ये समझने में कि यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है या फिर इरिवर्सिबल की बात हो रही है, और किस तरीके से हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या चीज़ एप्लीकेबल है। तो देखो, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में अगर हम बात करें, मैकेनिक्स जो टॉपिक है, जो पूरी ब्रांच है, इसको जो इसमें जो एनर्जी की हम बात करते हैं, तो इसमें कभी भी हम टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं, है ना। मैकेनिक्स में हमेशा हम बात करते हैं किसकी? काइनेटिक एनर्जी की या फिर पोटेंशियल एनर्जी की। तो एक तरीके से मैकेनिक्स में जो एनर्जी है वो एक्चुअल मोशन से रिलेटेड है, विजिबल मोशन से रिलेटेड है। यानी कि मैकेनिक्स में जो एनर्जी की बात थी वो थी, उसको सिर्फ मोशन दिखाई देता है, विजिबल मोशन। ठीक है, मैकेनिक्स को सिर्फ विजिबल मोशन दिखाई देता है, और पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन जो भी एनर्जी है विजिबल मोशन की वजह से है, एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, ये जो रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी है, इसका पूरा रूट यहीं से स्टार्ट होता है कि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। शुरुआत में लग सकता है कि ये कहाँ से इसका लिंक बैठने वाला है, बट देखते जाओ। तो मैकेनिक्स को क्या है ना, कि जो मैकेनिक्स, अब ये मैं अलग से बता रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज मैकेनिक्स को जो भी थर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, जो भी वाइब्रेशनल, जो भी मॉलिक्यूल्स डांस कर रहे हैं, वो वाली जो एनर्जी है वो नहीं दिखाई देती है। वो मैकेनिक्स को नहीं दिखाई देती। मैकेनिक्स को कुछ नहीं पता है, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है, और वो नोट भी नहीं करता है। ठीक है। जब हम उस एनर्जी को डिटेल में देखते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। हम थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच में जा चुके होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, जब हम बात कर रहे होते हैं थर्मल एनर्जी की। ठीक है, थर्मल एनर्जी में थर्मोडायनेमिक्स को थर्मल एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी इसको दिखाई देती है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में पहुंच के हम उस एनर्जी को एड्रेस कर पाते हैं कि हाँ देखो, सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो वो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है, और वो भी हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही आएगी। लेकिन वो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रही हमें, है ना। हम सीधे देख नहीं पा रहे, तो हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बात करनी पड़ रही है। तो भले ही वो है एक तरह की मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी ही है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। नेकेड आइज से उसका प्रेजेंस, एविडेंस हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो थर्मल एनर्जी होती है, और वो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होती है। ठीक है, तो वो भी होगी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर मॉलिक्यूलर लेवल पर, बट स्टिल वो विजिबल मोशन नहीं है। मतलब हमारे लिए विजिबल नहीं है वो। हमें पता है कि वो मोशन हो रहा है, बट नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो मैकेनिक्स उसके बारे में कभी बात नहीं करता। अब होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसको तुमने कुछ वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी v है, ब्लॉक का कुछ मास है m, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो होगा क्या, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद जाके ये रुक जाएगा, है ना। तो पहले तो शुरुआत में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं के आई के बारे में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं फाइनल की बात करूं तो मुझे पता है ये ब्लॉक रुकने वाला है, वो हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मुझे पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक्चुअली गई कहाँ? तो अगर ये सवाल मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कि ये तो फ्रिक्शन ने खा ली एनर्जी। अब खा के वो गई कहाँ? वो हो गई हीट में कन्वर्ट, वो डिसिपेट हो गई हीट में। अब डिसिपेट का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिसिपेट मतलब वो बस फैल गई है और वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि वो जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा हीट अप हो चुका होगा, यानी कि वो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर वो एनर्जी डिसिपेट हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन हुआ है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है कौन सा वाला? यहाँ पे हुआ है मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्जन हुआ है थर्मल काइनेटिक एनर्जी की तरफ। उसको हम, जो थर्मल एनर्जी होगी उसको हम थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो एम के ई से टी के ई, ये वाला कन्वर्जन हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ हुआ है। इस पे हम दोबारा वापस आएंगे और उससे अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी में ये कहाँ इसके साथ लिंक बैठ रहा है इसका। एक सेकेंड। हाँ, तो अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे? पहले तो ये समझ लो, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब, ये सबसे पहले तो हम वो सेवेंथ एट नाइन्थ में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, ये उस तरह से बात नहीं कर रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस किसको हम बोलते हैं कि अगर मैंने प्रोसेस को करवाया, जैसे कि मान लो मैंने एक बॉल ली, ठीक है, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, इवेंचुअली वो नीचे आएगी वापस, ठीक है। अब अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लूंगा, इस पूरे इवेंट को एक वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना लूंगा इसका, और फिर मैं उस वीडियो को रिवर्स में प्ले करूंगा, रिवर्स प्ले एट सेम स्पीड, मतलब फास्ट करके नहीं, सेम स्पीड पे उसी तरीके से रिवर्स प्ले एट सेम स्पीड अगर मैं ये करूंगा, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, देखो इवेंचुअली मैंने बॉल को ऊपर फेंका, वो नीचे आएगी, ठीक है। वीडियो को मैं उल्टा प्ले करूंगा तो फिर से मुझे वही चीज दिखाई देगी। और अगर मुझे इस बॉल की काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा पता होगा तो मुझे फिर से दोबारा सेम सेट ऑफ वेलोसिटीज मिलेंगी जब मैं वीडियो को उल्टा प्ले करूंगा। अगर मैं सेम हाइट से फेंक के सेम हाइट तक आने दे रहा हूँ वापस, तो उसकी जो काइनेमेटिक्स है वो सिमेट्रिक होगी, टाइम में सिमेट्रिक होगी, है ना। यानी कि मैंने ऊपर फेंका, फिर वो नीचे आई, अब उल्टा प्ले करूंगा तो नीचे से ऊपर जाती हुई दिखेगी, फिर वो वापस नीचे आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो मुझे जो रिजल्ट मिला, अब रिवर्स प्ले करके जो रिजल्ट मिला, ठीक है, ये जो रिजल्ट मिला, if this result is
actually possible in nature, actually possible to happen in nature, ठीक है, happen in nature। ध्यान से समझना इस बात को। देन थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया है इसको मैं ध्यान से। then the main process is called a reversible process, then the main process is called reversible। हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, ठीक है। तो क्या समझे इसमें, ध्यान से देखना। अगर ये वीडियो उल्टा प्ले किया मैंने और मुझे पता चला कि ये जो वीडियो का रिजल्ट है ये भी प्रोसेस नेचर में पॉसिबल है, तो फिर मैं उस प्रोसेस को बोल देता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं देखूंगा कि जितने भी मैकेनिक्स में जो प्रोसेस होते हैं कि फैन फैन घूम रहा है, फैन को उल्टा भी घुमा सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी चीज की किसी भी मोशन की उल्टी वीडियो भी बनाएंगे तो वो भी नेचर में पॉसिबल है, ठीक है। बट देखो प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, ये देखो प्रॉब्लम हो जाती है जब थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होता है। अब थर्मोडायनेमिक्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि वापस आते हैं ब्लॉक वाले एग्जांपल पे। ब्लॉक में क्या था कि ये जो एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, है ना, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। अब इस चीज का अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वीडियो बना लूं, ठीक है, तो मुझे जो दिखेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता होगा कि ये ब्लॉक धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है और फिर ये हीट होता जा रहा है, ठीक है। उसका जो उल्टा वीडियो दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक अपने आप रेस्ट पे से स्टार्ट होके मूव होने लग गया है ना। तो ये चीज तो नेचर में पॉसिबल नहीं है। अब देखो डीप लेवल पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एंट्रोपी और बहुत सारी चीजों से है, बट बेसिक अगर हम देखें तो ये चीज नेचर में पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका जो उल्टा वीडियो का जो रिजल्ट आएगा वो चीज नेचर में पॉसिबल नहीं है ना। कभी हमने देखा है कि जमीन अपने आप ठंडी हो जा रही है और उसके उसके ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करने लग जा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। और अगर मैं देखूं तो कि जिस तरह से वो डिस्टरबेंस फैलेगा, हीट फैलेगी, वो रिवर्स में नहीं जा सकती, लोअर टू हायर टेम्परेचर फ्लो करके और वो घुस जाए ब्लॉक के अंदर और फिर वो एक सिस्टमैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके ब्लॉक मूव करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं नेचर ने, अगर मैं देखूं कि नेचर ने एम के ई मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्जन थर्मल काइनेटिक एनर्जी की ओर, इस पे एक सिंगल डायरेक्शन वाला लॉ कर लगाया हुआ है नेचर ने, ठीक है। मतलब मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी तरीके से थर्मल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो जो चीज़ है मतलब वो रिवर्सिबल नहीं होगी। अगर किसी प्रोसेस में ऐसा हो रहा है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा, है ना। फॉर द सिंपलेस्ट रीजन, सबसे सिंपल रीजन क्या है कि अब जैसे ब्लॉक वाला ही ले लो तो ये रिवर्स में पॉसिबल है ही नहीं ऐसा कि ये जमीन ठंडी होती जा रही है अपने आप एनर्जी देगी उसको और वो सिस्टमेटिकली आगे चला जाएगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो नेचर ने एक तरीके से इस चीज पे लॉक लगाया हुआ है, मतलब इसको रिवर्स डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता है नेचर, ये रिवर्स डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता है। ये इसका बेसिक आइडिया है, ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। लेकिन अभी भी कहानी बाकी है, अब आगे सुनना।
अब हम बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं वो आइडियल गैस पे ही होते हैं। फिजिक्स में तो हम जितने प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं वो सारे के सारे आइडियल गैस से रिलेटेड ही होते हैं। आइडियल गैस पे ही हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, वही हमारा सिस्टम होता है। तो ये गैस जो है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से समझना। एक कंटेनर के अंदर गैस है, ठीक है। तो ये गैस के मैं पार्टिकल्स ड्रॉ तो कर रहा हूँ बट एक्चुअली मुझे दिखाई तो नहीं देंगे, है ना। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास एनर्जी होती है, बहुत सारा मोशन ये लोग कर रहे होते हैं और इनके पास एनर्जी होती है। जैसा बिहेवियर गैस का होता है वैसा ही बिहेवियर पानी का भी होता है। मतलब अगर हम उनको फ्लूइड के सेंस में देखें तो अगर एक ग्लास में पानी भरा हुआ रखा है और काफी देर से रखा हुआ है तो वो रेस्ट पे हो जाता है, ठीक है। वो रेस्ट पे हो जाता है। तो तुम अगर देखोगे तुम बोलोगे कि नहीं सर उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं तो उनके पास तो एनर्जी है, वाटर रेस्ट पे नहीं है। लेकिन अगर तुम मैकेनिक्स से पूछो, मैकेनिक्स क्या बोलेगा, मैकेनिक्स से अगर तुम पूछोगे मैकेनिक्स बोलेगा कि भाई पानी तो रेस्ट पे है क्योंकि मैकेनिक्स को थर्मल काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखाई देती। तुम थर्मोडायनेमिक्स से पूछोगे तो थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें बताएगा कि हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बोलेगा कि हाँ इसके पास एनर्जी है। तो समझ रहे हो, मैकेनिक्स सीधे जवाब दे देगा भाई ये तो रेस्ट पे है, क्योंकि बल्क वाइज अगर मैं देखूं, पानी के मटेरियल के हिसाब से देखूं तो वो रेस्ट पे ही है। यानी कि इसकी जो हाफ एम वी स्क्वायर है, स्पीड क्या है, जीरो। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, जीरो। इसके पास नहीं है मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, इस पानी के पास है ही नहीं अगर ये रेस्ट पे है। अच्छा तो फिर कब होगी, ऐसे तो होगी ही नहीं। अब तुम अगर बाल्टी में पानी भर के उसमें से हाथ तुम घुमा दो जोर से तो पानी घूमने लग जाता है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी शांत भी तो हो जाता है। तो जिस टाइम तुमने घुमाया उसको क्या दे दी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि गैस का बल्क मोशन हो रहा था, यानी कि पानी का बल्क मोशन हो रहा था। तो ये बल्क मोशन जो चीज है, इस चीज को समझो, बल्क मोशन और मॉलिक्यूलर मोशन। बल्क मोशन यानी मैकेनिक्स को दिख गया नेकेड आइज से, तुम्हें पानी सीधे सीधे दिख जाता है कि बाल्टी में घूम रहा है ना, मटेरियल मूव कर रहा है। बट मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है उसके बारे में मैकेनिक्स का कोई लेना देना नहीं। तो बल्क मोशन अगर आया तो पानी फिर जब इवेंचुअली रुक जाता है तो वो एनर्जी जब कहाँ जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी में वो सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और वो हीट अप हो जाएगा थोड़ा सा। अगर तुम बहुत देर तक पानी को झकोलते रहोगे तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा, मतलब वो तुम्हें पता चलेगा डिफरेंस कि हाँ हीट में कन्वर्ट होती जा रही है एनर्जी, ठीक है। तो ये बल्क मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब होता क्या है कि अगर गैस को, गैस है, ठीक है, और एक पिस्टन है, यहाँ पे गैस है, तो हमने ये देखा है कि भाई अगर मैंने ये पिस्टन को मूव किया तो होगा क्या, तुमने पिस्टन को मूव किया तो गैस को एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। जब तुम पिस्टन को मूव कर लोगे तो गैस जो एक्स्ट्रा स्पेस जो गैस को मिला, ठीक है, उसको गैस ऑक्यूपाई करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो आइडियल गैस उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, है ना। उसको अगर ऑक्यूपाई करेगी तो इसका मतलब गैस का जो मटेरियल है वो मूव करेगा। मतलब सीधी सी बात है, वो तो इंस्टेंटली ऑक्यूपाई कर देगी ना, ऐसा थोड़ी कि आराम से मॉलिक्यूल आएंगे। उसका तो बल्क मोशन हो जाएगा। अगर तुम पिस्टन को मूव करोगे तो उसका बल्क मोशन हो जाएगा, है ना। तो यानी कि पिक्चर में अगर तुमने इस पिस्टन को ऐसे मान लो कि 1 सेकंड के अंदर भी मूव किया तो तुरंत ही गैस का बल्क मोशन हो गया, वो ऑक्यूपाई कर लेगी। लेकिन तुम ये सोचो कि जब तुम पिस्टन मूव कर रहे हो और गैस का बल्क मोशन हो रहा है, तो गैस का बल्क मोशन हो रहा है, यानी कि गैस का बल्क मोशन होने के बाद वो जो एनर्जी है, जो बल्क मोशन वाली एनर्जी है, वो कहाँ जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी थर्मल काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि अगर तुम पिस्टन को मूव करते हो तो एम के ई से टी के ई की बात आ गई। इवेंचुअली तो वो कन्वर्ट होगी किस में, थर्मल काइनेटिक एनर्जी में। तो पिस्टन को मूव करने से ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि तुम पिस्टन मूव करके स्पेस दे रहे हो तो गैस को आना ही पड़ेगा, बल्क मोशन करना ही पड़ेगा,
ठीक है। अब एक बात समझना कि गैस जब स्टेडी स्टेट में होती है ना, ये जो स्टेडी स्टेट की हम बात करते हैं, ये स्टेडी स्टेट फाइनल बस ये होने वाला है, फाइनल इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का क्लाइमैक्स आ चुका है बिल्कुल। तो ये जो स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट मतलब वो रेस्ट पे है, बल्क मोशन नहीं हो रहा गैस में। स्टेडी स्टेट के लिए ही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैलिड होता है, ये बात ध्यान रखो। ये जितने हमने डेरिवेशन किए थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट के लिए डिफाइंड है। यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गैस का मैं सिर्फ तभी डिफाइन कर सकता हूँ जब वो बल्क वाइज रेस्ट में है, यानी कि उसका जो बल्क मटेरियल है वो रेस्ट में है ना। सिर्फ मैं तभी के तभी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफाइन कर सकता हूँ। अगर वो बल्क मोशन में है गैस, तो फिर मैं उसका टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी उसमें वैलिड नहीं हो। क्या ऐसा होगा कि उसमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, कुछ हमें पता ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उसको अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे आउट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब अभी हम उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगेगा, तो फिर वो जो स्टेट है वो डिफाइन नहीं की जा सकती। प्लस बल्क मोशन आने से होता क्या है कि इवेंचुअली तुम जब पिस्टन रोक दोगे, तुम्हारा प्रोसेस खत्म होगा, तो गैस वापस से रेस्ट पे तो आएगी ना, एनर्जी डिसिपेट होके वो मॉलिक्यूल्स में चली जाएगी, तो सब कुछ थर्मल में जाएगा। यानी कि अगर तुम किसी तरीके से एम के ही ला रहे हो पिक्चर में, अपने प्रोसेस में मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी ला रहे हो, गैस का बल्क मोशन करवा रहे हो, तो इवेंचुअली वो डिसिपेट होके तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा ही जाएगा। और यही तो था वो पापी प्रोसेस। यानी कि इसी प्रोसेस की वजह से तो हम परेशान थे कि भाई ये जो चीज होती है, अगर ये वाला कन्वर्जन हो गया, दिस क्रिएट्स इरिवर्सिबिलिटी इन द सिस्टम, क्योंकि नेचर ने इसी चीज पे तो लॉक लगाया हुआ है। नेचर इसी चीज को रिवर्स में करने के लिए अलाउ करता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? अब देखो, बिना पिस्टन को मूव करवाए तो हम कुछ प्रोसेस कर नहीं पाएंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम हीट कर सकते हैं या कूल डाउन कर सकते हैं उसको। तो ये जो फंडा है कि ये किस तरीके से होगा, मतलब कि अगर प्रोसेस चाहिए कि प्रोसेस एक्सपेंशन का है और मुझे चाहिए कि वो रिवर्सेबल भी हो, तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि भाई मैं मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी को कभी पिक्चर में आने ही ना दूं। ये जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है इसको आने ही ना दूं। ऐसा सिर्फ एक ही तरीके से होता है। मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी रफली तुम्हारी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर स्पीड पे डिपेंड करती है। तो ये जो बल्क मोशन में, अगर ये इसको मैं छोटा कैसे, मास को तो कम कर नहीं सकता, तो ये जो स्पीड है, अगर मैं इसको बहुत कम कर दूं, यानी कि जैसे पिस्टन आगे जा रहा था, तो ऑब्वियसली गैस के अलग अलग पार्टिकल्स, मतलब अलग अलग मटेरियल जो है वो अलग स्पीड से जाएगा। जो पिस्टन के पास है वो थोड़ा अलग स्पीड से जा सकता है, बाकी मटेरियल अलग स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली गेम ये है कि स्पीड का है। अगर सिस्टम में हाफ एम बी स्क्वायर आए ही ना, तो फिर एम के ई आएगा ही नहीं और ये कन्वर्जन भी नहीं होगा, राइट। तो इस चीज को मैं कैसे अचीव करता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई देखो, अगर मैं प्रोसेस को वेरी स्लोली करवाऊँ, यानी कि पिस्टन की स्पीड क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। वेरी स्लोली अगर मैं करवाऊँ, पिस्टन को एक्सपैंड करवाऊँ, स्पीड क्या होगी, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। यानी कि अगर मैं इनफाइनाइट टाइम में करवाऊँ तो वो वेलोसिटी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर कभी पिक्चर में आएगा ही नहीं, राइट। वो हाफ एम वी स्क्वायर मान लो थोड़ा सा भी आया है वो, तो वो बहुत ही कम आया, नेग्लिजिबल, वो आया ही नहीं एक्चुअली। अगर मैं इनफाइनाइट टाइम में करवा रहा हूँ तो वेलोसिटी बिल्कुल ही जीरो है, और फिर वो आया ही नहीं। और फिर वो आया ही नहीं तो ये कन्वर्जन हुआ ही नहीं, एम के ई टू टी के ई गया ही नहीं कभी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी कभी थर्मल में कन्वर्ट हुई ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी को सिस्टम में आने ही नहीं दिया, राइट। तो हम रिवर्सिबिलिटी अचीव कैसे करते हैं, प्रोसेस को वेरी स्लो करवा के, मतलब इनफाइनाइट टाइम में करवा के। उसका मेन रीजन ये है कि हम स्पीड खत्म कर देते हैं, स्पीड खत्म करते हैं तो हम मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, वो बल्क मोशन कभी कर ही नहीं रहा। इतना धीरे धीरे करवा रहे हैं कि बल्क मोशन आ ही नहीं रहा, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं आ रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू डिफाइन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एट ऑल द टाइम। मतलब हम वी आर एबल टू अप्लाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर ऑल द इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि तुम देखोगे जब भी कभी प्रोसेस होगा पीवी प्लेन पे, मान लो तुम्हारा प्रोसेस हो रहा है, पीवी प्लेन पे अगर प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें अगर तुम कभी भी ग्राफ देखोगे,
ठीक है, प्रोसेस का ग्राफ देखोगे तो इसका मतलब समझ जाना कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही तुम्हें दिखाई देगा, तुम बीच के स्टेट्स को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कर्व अगर है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर दो पॉइंट्स हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल कैसे हो जाएगा? वो उसको इतना धीरे करवाया है प्रोसेस को कि एमकेई का क्रिएशन ही नहीं हो पाया। अगर क्रिएशन नहीं होगा तो उसका कन्वर्जन भी नहीं होगा एंड में जाके, वो थर्मल में जाएगी भी नहीं। और अगर ये पाप हमने किया ही नहीं है तो फिर इसका मतलब प्रोसेस में जो बाकी एक्टिविटी है वो रिवर्सिबल होती है, वो चीज़ें रिवर्स की जा सकती हैं। यानी कि उस वीडियो को मैं रिवर्स में प्ले करूँ तो वो प्रोसेस भी नेचर में पॉसिबल है। अब देखो, इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगा लेना है कि ये तो इन्फानाइट टाइम में कर रहे हैं, फिर नेचर में कैसे पॉसिबल है। नहीं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। हम जब लॉन्ग टाइम में भी अगर प्रोसेस को करवाएं तो भी हम रिवर्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट रिवर्सिबिलिटी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। और इरिवर्सिबिलिटी का मेन रूट है मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी का थर्मल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, और फिर इस प्रोसेस का रिवर्स डायरेक्शन में, एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में ना हो पाना। मतलब ये पे ध्यान रखना कि इसका मतलब, ये फाइनल एक मैं नोट दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि थर्मल काइनेटिक एनर्जी को कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस वीडियो को तुम रिकॉर्ड करोगे तो जिस तरीके से मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई थी थर्मल में, वो उसी तरीके से रिवर्स में नहीं जाएगी। इसका सिर्फ इतना मतलब है। क्योंकि थर्मल काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में तो हम कन्वर्ट करते आ रहे हैं। स्टीम इंजन तुमने देखा हो अगर, तो स्टीम इंजन में हम हीट करते हैं और स्टीम से हम मैकेनिकल वर्क करवाते हैं, तो ट्रेन चलती है हीट एनर्जी पे, कोल जला के हम ट्रेन चला देते हैं। तो वो बात नहीं है, नेचर में ऐसा नहीं बोला है कि थर्मल काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल टू थर्मल जो कन्वर्जन होता है नेचुरली नेचर में, उसको हम रिवर्स में, एग्जैक्टली रिवर्स वे में नहीं करवा सकते, जैसा कि मैंने ब्लॉक वाले एग्जांपल में बताया था। आई होप रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट शायद अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अगर कुछ डाउट है, कुछ है, तो नीचे कमेंट कर देना।